SNN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज और हमारे चैनल की खास पेशकश बेबाक में आज हम मिलेंगे खरगोन लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते से और जानेंगे उनसे जीवन के कुछ अनकहे अनसुने पहलुओं के बारे में। देश में आम चुनाव आ गए हैं, अब कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव में आदिवासी बाहुल्य सीटों का अपना महत्व है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है। ऐसे में इन सीटों की महत्ता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र निमाड़ में एक खास स्थान रखती है। पिछले 3 चुनावों में जहां भाजपा ने इसे अपना अवैध किला बना रखा है, वहीं कांग्रेस लंबे समय से अपनी यहां जमीन तलाश रही है। बात इस बार कांग्रेस की करे तो कांग्रेस ने सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले पोरलाल खरते को चुनाव में उतारा है, जो कि पूर्व में एक सेल टैक्स अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पोरलाल अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति के बाद आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ने के पहले सामाजिक क्षेत्र में उतरे, फिर विचारधारा के मेल खाने से कमलनाथ के निर्देशन में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। खरते ने पिछले विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई, टिकट की दौड़ में सबसे आगे भी रहे, मगर टिकट कट गया। शायद कांग्रेस पोरलाल में एक बड़ा लीडर देख रही हो। बहरहाल पोरलाल को खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा के अवैध किले के पहरेदारों की चिंता बढ़ा रखी है। टिकट मिलने के बाद पोरलाल का लोकसभा क्षेत्र में प्रथम आगमन पर कांग्रेस ने एकजुटता का परिचय देते हुए उनका जगह जगह पुष्पहार से स्वागत सत्कार किया। पोरलाल टिकट मिलने के बाद सेंधवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मिले, एकजुटता से चुनाव लड़ने के लिए उनसे आग्रह किया। विधायक मोन्टू सोलंकी ने भी यहां स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस कार्यालय पर सभी कांग्रेसी जनों ने उनका सत्कार कर उन्हें बधाइयां दी और चुनाव में साथ देने का वादा किया। फिर पोरलाल पहुंचे अपने गृह ग्राम मेंदिया पानी में, जहां उनके परिवारजनों ने उनका आरती उतार कर स्वागत किया। अपने लोगों के बीच पोरलाल भावुक नजर आए, माता पिता ने आशीर्वाद दिया। आदिवासी परंपरा के अनुसार अपने देवी देवताओं की उन्होंने और उनके परिजनों ने पूजा अर्चना की। पिता ने भेंट स्वरूप 500 रुपए रखकर चुनाव में जीतकर ही आने का आशीर्वाद दिया। हमने पोरलाल के जीवन के कुछ अनकहे अनछुए पहलुओं को खोजने की कोशिश की, जिसमें उनके अब तक के संघर्ष की कहानी, उसमें आए पड़ाव, चुनावी मुद्दे व अब तक के सफर पर उनसे बेबाकी से सवाल किए, जिस पर पोरलाल कई बार भावुक हुए तो कई बार आदिवासी समाज के लिए उनके मन की पीड़ा बाहर आई। वहीं कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हुए पोरलाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए। देखिए हमारी खास पेशकश बेबाक में टिकट मिलने के बाद उनके गृह ग्राम मेंदिया पानी में पोरलाल खरते से सीधी बातचीत। आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का आज मोहताज नहीं। अपनी शासकीय सेवा की क्लास 1 नौकरी छोड़कर समाज सेवा के लिए क्षेत्र में उतरे और अपने जनजातीय आदिवासी समाज की सेवा के लिए उतरने के बाद राजनीति में कदम रखा। राजनीति में कदम रखने के लंबे समय के संघर्ष के बाद आज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच मौजूद है पोरलाल जी खरते। हम उनसे जानेंगे कि कैसा उनका संघर्ष रहा, किस तरह से वे राजनीति में आए, किस तरह से समाज को लेकर उनकी सोच है, कितना लंबे समय परिवार से दूर रहे और क्या महसूस करते हैं। पोरलाल जी नमस्कार, आपका SNN7 न्यूज में आपका स्वागत है। आप बताइए, शासकीय सेवा की इतनी लंबे समय की नौकरी, सुना है प्रमोशन भी होने वाला था, असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में आप पदोन्नत होने वाले थे। अचानक से नौकरी छोड़ना, समाज के लिए उतरना, ऐसा क्या मन में आया जिससे कि छोड़ के समाज के लिए उतरा जाए और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आया जाए और फिर उसके बाद राजनीति? जैसे कि आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए हैं, तो एक तो जो संघर्ष की बात है, आपने जैसा देखा मेरे गांव को, आज मेरे साथ में आप है दिन भर से, तो एक जंगलों के बीच में बसा हुआ हमारा गांव, और यहाँ से गर्मी के समय में ये मौसमी खेती होती थी और गर्मी के मौसम में 60% लोग पलायन कर जाते हैं मेरे गांव से। और जब हम यहाँ पे प्राथमिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए 4वीं तक, है ना, फिर उस टाइम पे ऐसा था कि पट्टे वाली चड्डी पहनते थे हम लोग। हाँ, और पट्टे वाली चड्डी भी ऐसी होती थी कि वो एक ही होती थी, जैसे अभी हम लोग नहाने में यूज करते हैं ना कि 2 चड्डी 2 बनियान, तो वो एक चड्डी और फटी सी शर्ट,
और चड्डी भी पीछे की साइड से फटी हुई है ना। और नहाने जाएंगे हम तो टॉवेल भी फटा सा, और उसको हम नहाने जाएंगे तो नाले पे जाते थे। अच्छा। और नहाने के बाद में वो जब कपड़े बदलते हम तो वो जब तक सूखे नहीं तब तक नाले पे रहते थे। उस सिचुएशन से पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद में फिर वर्ला हॉस्टल में मेरा सिलेक्शन होना। यहाँ पर एक खांडे सर थे, उनका मेरे जीवन में बड़ा योगदान है और उन्होंने रास्ता दिखाया। दिलीप जाधव सर जो मेरे स्कूली शिक्षा के टीचर थे, गुरु थे, उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि एक हॉस्टल में एक पढ़ाई होती है। तो हमने वर्ला हॉस्टल में एडमिशन लिया। और मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि लंबी कहानी है संघर्ष की। तो वहाँ हॉस्टल में रहना, और जब शनिवार को हम घर आते थे तो लकड़ी बीनते हुए हम आते थे और मोली बना के गांव में घर पहुंचते थे। और वो मोली सुबह जब रविवार का दिन गुजरा तो सोमवार को वापस हॉस्टल में जाते थे, तो वो लकड़ी सिर पे रख के जो गांव के लोग लकड़ी बेचने जाते हैं उनके साथ में उसी हॉस्टल में जाके वो लकड़ी बेचते थे। वहाँ सही दाम नहीं मिलता था तो वर्ला की गली भी आप लोगों ने देखा है, उन गलियों में सिर पे लकड़ी लेके घूमते थे। वहाँ से हमारे जीवन में एक बात आई कि आदिवासी समाज की जो स्थिति है, मेरी खुद की तो स्थिति खराब ही है, लेकिन पूरे समाज की स्थिति खराब है। एजुकेशन की स्थिति खराब है, हेल्थ की स्थिति खराब है, इकोनॉमिकली स्थिति खराब है, जीवन स्तर जिसको हम कहते हैं वो खराब है। तो ये इन सब चीज़ों को मेरे मन को व्यथित करती थी। और मैंने सोचा कि जीवन में पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि हम पढ़ के खुद का तो एक परिवार का भला करेंगे और उसके बाद में नौकरी करेंगे। और नौकरी करने के बाद में फिर हम नौकरी के साथ साथ में, चूँकि बचपन से समाज सेवा से हम जुड़े हुए, जो दर्द था वो कहीं ना कहीं हम संघर्ष करने में लगे रहते थे। तो सोचा कि नौकरी करेंगे और थोड़ा सा जीवन ठीक होगा परिवार का, गांव का, और फिर हम नौकरी छोड़ देंगे। तो मतलब ये मान लिया जाए कि पहले से ही आपका ये विचार था कि समाज के लिए उतरा जाएगा, सक्षमता आने के बाद थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी मजबूरी थी नौकरी करना, क्योंकि मैं खुद ही अपना जीवन थोड़ा सा व्यवस्थित करूं, इसलिए मैं नौकरी किया, अदरवाइज नौकरी भी नहीं करता। क्योंकि मेरा जो मकसद है वो बड़ा मकसद है कि परिवर्तन आए, और नॉट ओनली आदिवासी समाज में बल्कि क्षेत्र में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में। तो आदिवासी बाहुल्य और आदिवासी समाज से हम आते हैं, तो पहली मेरी प्राथमिकता है। लेकिन इलाके के लिए काम करना, बड़ा काम करना। मेरे साथी थे प्रेम सिंह जमरा जी, वो गुच्छा जमरा जी इस गांव के अभी सरपंच हैं। हमारे 3 लोगों की जोड़ी थी, अक्कल सिंह अभी वर्ला में मिले, है ना। तो ऐसे हमारे साथी थे। तो उस टाइप से ही हम चिंतन मंथन में लगे रहते थे कि क्या करें ऐसा जिससे कि एक बड़ा बदलाव आ सकता, बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो नौकरी लगी मेरी। नौकरी में भी मैं सबसे पहले MPSW में मेरा सिलेक्शन हुआ, ओपन सीट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि ये मेरा मकसद नहीं पूरा हो सकता। तो एक साथी जो सेगांव का रहने वाला था, उसने बोला कि यार आप ऐसा करो, आपकी नौकरी लग गई और मेरा नाम वेटिंग में है, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए ले लो और आप रेजिग्नेशन लिख के दे दो, है ना। तो मैंने कहा कि मुझे पैसे की लालच नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे इंदौर तक जाने का किराया नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मैं रेजिग्नेशन लिख रहा हूँ और आप ले जाके जमा कर देना, मुझे उससे कोई वो नहीं है, और मुझे सिर्फ किराया दे दीजिए। तो किराया लेके मैं इंदौर चले गया था। तो इस टाइप के वाक़या मेरी लाइफ में एकदम बने हुए हैं। साथ ही कॉलेज का लाइफ तो बहुत ही संघर्ष का। हॉस्टल में हम वर्ला हॉस्टल में पढ़े, फिर बड़वानी मॉडल स्कूल में गए। लेकिन कॉलेज में जैसे जाते थे, तो कॉलेज में हॉस्टल में मुझे एडमिशन इसलिए नहीं मिलता था कि मैं बड़वानी ब्लॉक का नहीं था। तो चूँकि हॉस्टलों की संख्या वैसे ही कम है, और आदिवासी समाज के जो लोग पढ़ाई किए, हमारे जैसे लोग भी हॉस्टलों की वजह से पढ़ाई किया, लिमिटेड संख्या में नंबर लगना, तो वहाँ के ब्लॉक के लोगों को प्राथमिकता होती थी। हॉस्टल में नहीं नंबर लगा तो मैंने भूकंप मापी केंद्र में रह के अध्ययन किया। वहाँ से फिर मैं इंद्रजीत हॉस्टल जो पेमेंट सीट पे था उस पर पढ़ाई किया। BSc फाइनल ईयर में आए तो एक ऐसा वाक्य आया कि मैं 15 महीने, ये 10 महीने की फीस 1500 रुपये 150 रुपये के हिसाब से, कल पेपर है और आज फीस नहीं भर पाया, प्रवेश पत्र नहीं मिला। तो रात के 12 बजे बिट्टू भाई जनपद अध्यक्ष भी रहे, राजन भैया के साथ में भी काम कर रहे हैं, रणनीतिकार हैं उनके, है ना, उनकी बदौलत हम विधानसभा जीते हैं। तो उनके यहाँ पे रात को 12 बजे मेरा एक मित्र गुलसिंह मंडोर जी, मैं मार्कशीट रखने के लिए गया। मैं सब तरह से प्रयास कर लिया कि मुझे 1500 रुपये मिले क्योंकि मेरे को परीक्षा देना, लेकिन वो 1500 रुपये नहीं मिल रहे थे। तो मैं 10th बड़वानी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो एक शिक्षक ने मुझे साइकिल गिफ्ट करी थी कि पोलाल पढ़ाई अच्छी करता था, ये साइकिल रखो।
तो वहाँ ये बात आई कि यार पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन साइकिल देना पड़ेगी। तो मैंने साइकिल दी और 1500 रुपये लिए और सुबह 7 बजे 8 बजे पेपर था और 7 बजे जाके फीस जमा करी और प्रवेश पत्र लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स का पेपर था। उस पेपर में आप इतने स्ट्रेस में इतनी सब कुछ चीज़ें होने के बाद भी मेरे 45 नंबर आए 50 में से। तो ये एक संघर्ष की कहानी है और इस संघर्ष के जीवन में कई सारे लोगों का मेरे योगदान है। मैं यदि गिनाने जाऊँगा तो लंबी कहानी है। मैं देख रहा हूँ कि संघर्ष के दिनों को याद करके थोड़ा सा आप भावुक हो रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद अभी जब राजनीति में आप सक्रिय हुए और नौकरी छोड़ के, जैसे ही आप शहर गांव छोड़ के, अपना खुद का गांव छोड़ के आप क्षेत्र के लिए समाज के लिए बाहर निकले, तो लंबे समय के बाद आपको आज घर आने का मौका मिला, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया चुकी टिकट मिलने के बाद। जी, क्या महसूस कर रहे हैं आप और उनका क्या आशीर्वाद रहा? देखिए आपने देखा है ना, और ये जो आदिवासी समाज की जो स्थिति है वो स्थिति मतलब मेरे घर को ही देखा आपने जी। मैं क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर था और क्लास 1 का मेरा प्रमोशन हो रहा था और नौकरी छोड़ा। आज भी आप जाके पूछेंगे मेरे माता पिता को कि आपके बेटे ने पढ़ाई क्या किया और आपके बेटे की नौकरी क्या है, तो मेरे माँ बाप को नहीं मालूम है। तो जो आदिवासी समाज के जी तो आदिवासी समाज की जो सिचुएशन है तो ये मेरे परिवार की बात नहीं है, ये तो पूरे आदिवासी समाज की बात है कि उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है और जो जीवन हम बोलते हैं खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संघर्ष है तो मेरा मन बहुत व्यथित होता है और इससे समाज को कैसे उबार सके हम, इसके लिए ही हमने सोचा कि नौकरी करने के बाद में हम समाज सेवा करेंगे। राजनीति मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जो साथ के लोग हैं उन्होंने प्रेशराइज किया कि भैया आप नौकरी ये समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, देश भर में हम लोग काम करते हैं। तो हमने तय किया कि हम कोई भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। मेरी माला भी मैंने अपने साथियों के आग्रह से पहनना चालू किया। तो लंबा एक काम करने के बाद में तो साथियों ने एक बड़ा मेरे जीवन का बड़ा हादसा हुआ है, जो मेरे आदर्श थे प्रेम भैया वो नहीं है इस दुनिया में, और उन्होंने बोला कि अपने को राजनीति में जाना है, अपना एक बड़ा समूह है। तो मैंने बोला कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं अपन मीटिंग करते समूह का, और जिस दिन मीटिंग थी हम निर्णय करने वाले थे कि क्या करना है, उसी दिन उनका अटैक आया और डेथ हो जाती है। तो मेरे सर पे से एक बड़े भाई का हाथ चले गया। वो मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत है और आगे भी रहेंगे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। तो हम लोग बैठ के तय करने वाले थे और उस दिन से वो दुनिया छोड़ के चले गए। साथ मेरी आखिरी टाइम पे मेरी गाड़ी में हम लेके भगे। हम हमारे साथी अनिल सोलंकी, फतेहलाल सोलंकी के पापा का दाह संस्कार था, वहाँ उनको अटैक आया, लेके भगे। हम 20 मिनट में सेंधवा पहुँचे कि हम बड़े भैया को बचा लेंगे, पर आखिर करके नहीं बचा पाए। तो फिर साथियों के साथ में हमारी मीटिंगें हुई कि इस तरह की उनकी इच्छा थी। परिवार का कोई समझ नहीं है कि राजनीति क्या होती है, देश क्या होता है, दुनिया क्या होती है, संविधान। ये हमारे आदिवासी समाज में इतना पढ़ लिख के वो लौट के समझ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कोई सेंस नहीं है। तो फिर मीटिंग में कई दौर की चर्चा हुई, मेरे 1 मीटिंग 2 मीटिंग, तो बात हुई कि हाँ हमको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो कौन जाएगा। तो फिर मेरे नाम पे बात आई, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर साथियों ने एक बाउंडेशन डाला कि यदि आप राजनीति नहीं करते हैं तो फिर समाज के नाम पे हमारे बीच में आने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मुझे समझौता करना पड़ा, और समझौता करके, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जो भी काम किया ईमानदारी से किया, और मेरी ईमानदारी और मेरी जो मेहनत है वही एक सफलता का राज है। और मैंने सोचा कि जो भी किया मैंने शून्य से चालू किया और शिखर तक पहुँचे हम। तो राजनीति भी शून्य से स्टार्ट करते। मेरा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरे परिवार में मेरे भाई को आप समझते राजनीति किस तरह की होती है। तो हमारे परिवार में विवाद हो जाए, मैं चाहता था कि परिवार से भी कोई राजनीति नहीं करे। तो गांव के लोगों ने, अलग अलग तरीके के लोगों ने बातचीत करके उसको मेंबर बना दिया। हमारे घर में खूब झगड़े हुए, पर मैंने कहा कि ठीक है, ये समस्या का समाधान नहीं है। तो इस तरह से मैं कॉलेज में NUCI से सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था, है ना। उसके बाद में मैंने सोच लिया था कि ये सब चीज़ें एक लंबा आदिवासी समाज को या गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करना है, तो जन आंदोलन एक विकल्प है। मैंने जन आंदोलन को चुना था। लेकिन फिर देखा कि लोगों ने कहा कि यार रोड पे हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे
लेकिन हमको सदन में जाना पड़ेगा, चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट में हो। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि अपन टिकट के दौर में आते हैं। लंबा काम किया, 1.5 साल तक हम पूरे इलाके में गांव गांव चप्पा चप्पा, बचपन से मेरा इलाका देखा हुआ, लेकिन फिर भी हम गांव गांव घर घर तक गए, इलाके की पूरी स्टडी करी। कई यात्राएं भी, यात्रा तो हम 2014 से निरंतर कर रहे हैं। तो ये मेरा इलाका नया नहीं है, पूरे देश को मैं जानता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, और देश की जो व्यवस्था उसको भी समझता हूँ, देश का जो संविधान उसको भी समझता हूँ। तो फिर आखिर करके ये तय किया कि नहीं, हमको राजनीतिक क्षेत्र तय करना पड़ेगा। टिकट के दौड़ में आए, विधानसभा का टिकट होते होते वही कई सारे समीकरण होते हैं, कटा टिकट, फिर विधानसभा चुनाव में जी, आपकी मांग थी, आपका नाम भी चला, जी 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 देखने में आया कि आप को टिकट मिलते मिलते रह गया। जी। क्या रहे उसके बाद की क्या समीकरण बने? नहीं। क्या उसी समय आपको ये संकेत दे दिए गए थे कि लोकसभा की तैयारी कर लिए पुरलाल जी, आप तो नहीं, विधानसभा आप छोड़िए? देखिए, क्योंकि लोकसभा और राजनीति ये बहुत बड़ी चीजें होती जी। है ना, कई सारे समीकरण बनते बिगड़ते हैं। पर मैंने तय कर लिया था कि मैं चूंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी की मैंने ज्वाइन की, बचपन से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी बचपन से कांग्रेस पार्टी से मिलती है। जैसे मैंने बोला कि NSCI से हमने चुनाव भी लड़ा सेक्रेटरी का, उसके बाद में लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई आइडियोलॉजी के साथ में हमको जुड़ना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े। टिकट नहीं हुआ, लेकिन हमने तय किया कि सरकार हमको बनाना है। वो बात अलग है कि क्या कारण रहे, कैसे रहे, कि हम सरकार नहीं बना पाए। तो पूरी लोकसभा में मुझे चूंकि लोकसभा प्रचार प्रसार समन्वयक बनाया गया था, मैंने कहा था कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं लोकसभा लड़ूं, या मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन पार्टी के लिए काम करना है। मैंने पूरी लोकसभा का दौरा किया। दौरा करने के बाद में 8 में से 5 विधानसभा जीते। एक विधानसभा में हम थोड़ा सा नाकामयाब रहे कि हमारे साथी को जो निर्दलित बिठा नहीं पाए, तो वो नहीं तो वो लोकसभा विधानसभा में हमारी जीती हुई थी। तो आज 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास में जीती हुई। फिर मैंने देखा कि इलाके का भ्रमण और जरूरी है। तो मैंने जैसे नौकरी मैंने छोड़ी, तो मैंने ये तय किया कि जीवन भर मुझे काम करना है। ये राजनीति, चुनाव लड़ना तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मैंने एक जीवन भर काम करने के लिए एक बैनर तय किया, संस्कृति, प्रकृति, संविधान, लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा। उसके माध्यम से मैंने पूरी लोकसभा के लगभग 350 से 400 गांव का दौरा किया। तो इस प्रक्रिया में पार्टी देखती रही, ऑब्जर्वेशन करती रही, सर्वे के भी काम चलते रहे, और पार्टी संगठन को मुझे समझना था ठीक से, क्योंकि बाहर से काम करना और अंदर से काम करने में काफ़ी अंतर होता है। तो इस प्रक्रिया में पार्टी के बूथ लेवल के हमारे जो कार्यकर्ता है, फिर सेक्टर, मंडल, ब्लॉक, जिला, अलग अलग प्रकोष्ठ, सबसे मिलना, सभी से मिले, सभी से, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, ऊपर के शीर्ष नेतृत्व, स्टेट का, देश का। तो इस 5 से 6 महीने में आपने देखा होगा कि मैं कई दिनों के बाद में घर आया। तो मैं घर भी, मेरा निवास, मेरे बच्चे जो है वो इंदौर में रहते हैं, मम्मी पापा मेंदरिया पानी में रहते हैं, लेकिन मैंने अपना निवास स्थान सेंधवा चुना, ताकि मेरे मन में कोई भी लालच नहीं आना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे मेरे काम को करने में रोके, बाधा बने। तो मैंने सेंधवा निवास बनाया, और तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और पार्टी भी इस पे ऑब्जर्वेशन करी। और ये एक अवसर आया कि सब लोगों ने बोला, सारे कार्यकर्ता के मुख से एक ही बात आई कि अब की बार तो पुरलाल खरते को अवसर मिलना चाहिए। तो मैं शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ, चाहे स्टेट का हो, चाहे यहाँ जिले का हो, देश का हो। उन्होंने जनता की भावना को समझा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना को समझा, और मुझे आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी विचारधारा है, आज़ादी का आंदोलन लड़ने से लेकर देश को बनाने वाली पार्टी है, उसका मुझे एक लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। चूंकि विधानसभा चुनाव में बड़वानी जिला देख लें या खरगोन हम देख लें, जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, अधिकतर विधायक, अधिकांश विधायक कांग्रेस के हैं। मगर देश में लोकसभा की स्थिति कभी देखी जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस काफ़ी पीछे है, और हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस के कई सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव को लेकर ये सब चीज़ें तो चला करती है, पर ज्वाइन कर रहे हैं। आपके मन में कभी विचार आया कि मैं इस पार्टी के प्रति समर्पित भाव से मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ, कहीं चुनाव को हार को लेके, कहीं पार्टी की थोड़ी गिरती हुई साख को लेके कोई ऐसा कोई प्रश्न आया? देखिए, ये जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, है ना, तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। देश में ऐसा हुआ कि जितनी एजेंसियाँ, CID है ना, ED, इनकम टैक्स, जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकार ने अपने तरीके से कब्जे में कर लिया है, अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कई तो डर दिखाया जा रहा है, और कई तो लालची लोग हैं।
तो वो इधर से उधर हो रहे हैं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पार्टी ने अवसर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अवसर नहीं भी मिलता तब भी मैं लाइफ टाइम विचारधारा को लेकर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और चूंकि विचारधारा क्या कोई परीक्षण होता है, ऊपर लेवल पे भी लोग समझते हैं कि ऐसा ईमानदार सच्चा एक योद्धा मिल रहा है, इसलिए मुझे विश्वास किया और पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, क्या देखते हैं आप जिन्होंने मांग करी थी टिकट को लेके, क्या उनकी नाराजगी सामने आ रही है या वो लोग साथ में हैं जिन्होंने मांग की थी? विधानसभा चुनाव में भी आपके नाम को लेके काफी विरोध भी हुआ था शुरुआत में, उसके बाद सतत आपने दौरे किए, सतत आपने यात्राएं निकाली। अब क्या स्थिति देखते हैं आप कांग्रेस के अंदरूनी देखिए, हिस्से में? खरगोन लोकसभा की यदि मैं बात करूँ तो प्रचार प्रसार समन्वयक था। जैसे कि मैंने कहा कि एक विधानसभा को छोड़ के हमने करीब करीब सभी विधानसभा में लोगों को संगठित करने में, एकजुट करने में कामयाबी हासिल करी। उसका नतीजा हम 8 में से 5 विधानसभा जीते। दूसरा, अभी जब लोकसभा की बात आई तो प्रत्याशी कोई बहुत सारे थे हमारे, लेकिन मैं जिससे भी मिला मैंने एक ही बात बोली कि आपकी पहली प्राथमिकता, आप टिकट लेके आइए, हम आपके साथ में मिल के काम करेंगे। और उन लोगों की भी यही प्राथमिकता आई कि नहीं, हम जो अब की बार है, क्योंकि हम लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज है, तो प्रत्याशी पार्टी किसी को भी बनाए लेकिन हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। और मैंने जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ, करीब करीब कैंडिडेट और हमारे यहाँ के जो जीते हुए एमएलए हैं या विधानसभा के प्रत्याशी, करीब करीब सब लोगों से हमने बातचीत की, तो सब में एक पॉजिटिव साइन है, मिल के लड़ने की बात है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डर लग रहा कि देश में माहौल है, ये उनकी विचारधारा हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी जो लोकसभा है उसको हम ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल करने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि लगातार हम कार्यकर्ताओं से मिल रहे, कार्यकर्ता में जुनून है, उत्साह है। और जैसे ही टिकट का डिक्लेरेशन हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे, एक फ़ोन आता है और उसके बीच में 5 से 6 वेटिंग होते हैं, जैसे ही फ़ोन कटता है दूसरा फ़ोन आ जाता है। इतना उत्साह मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा। और जो बूथ लेवल के लेके कार्यकर्ता है, और मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी ये लग रहा है, उनमें भी वो भी लोग उब गए हैं, पक गए हैं। कितना झूठ सुने, कितना हम जुमलेबाजी के ऊपर बात करें, या हम पर्टिकुलर लोकसभा की बात करें तो एक व्यक्ति ऐसा है जो पावर में रहने के बाद भी, सरकार में रहने के बाद भी राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, मंत्री है, लोगों की खबर लेने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, गांव के दौरे करने के लिए फुर्सत नहीं है। और एक व्यक्ति जो एक गरीब परिवार से, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, सबके दुख दर्द में शामिल होने वाला व्यक्ति, जो हर वक्त लोगों के बीच में रहने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इस लोकसभा में बीजेपी के लोग भी एक व्यक्तित्व को देख के वोट करने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से हम जीत हासिल करने वाले हैं। भाजपा ने पुनः गजेंद्र पटेल को उतारा है, आपके सामने है, जीत को लेके क्या कहेंगे? कैसे, आश्वस्त है क्या है? देखिए, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हम तो लोगों से मिल रहे हैं, तो उनसे, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर कई सारे लोग उनसे खफा हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज हैं। पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है, और साथ ही साथ जो नफरत की बात देश में चली हुई है वहाँ मोहब्बत की बात है। तो कहाँ मोहब्बत है और कहाँ नफरत है ये लोग समझ रहे हैं। तो सामने गजेंद्र पटेल जी हैं, आदरणीय सांसद महोदय हैं, उसकी बजाय कोई भी आ जाता, बीजेपी से किसी भी प्रत्याशी को लेके आइए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो जुनून है, जज्बात है, जोश है, युवाएं जो बेरोजगार है, रोजगार को लेके परेशान है, मतलब जो अत्याचार आदिवासियों के ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि आदिवासी बहुल सीट है ये, और जो हमारी लोकसभा में जो लोग डर के माहौल में, व्यापारी वर्ग की बात करें तो डर से एक सहमे हुए हैं, तो एक स्वच्छंद वातावरण में लोग रहना चाहते हैं। और लोगों को लग रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं जो सबकी भावना को समझ रहा है, पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित है, उसके बाद में लोगों के बीच में जाने वाला है, और उनको एक विश्वास जग रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे कतई भी संशय नहीं है कि कहीं कोई हमको दिक्कत आने वाली है। सिर्फ होने वाला है तो ऐतिहासिक काम होने वाला है, जीत। और जीत के बाद में हम ये भी कह देना चाहते हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि
हमारी जो एक अंदर की टीस है, उस टीस को पूरा करने के लिए, या क्षेत्र के लोगों की भावना है उसको पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में आज तक जो काम नहीं हुए हैं, आज़ादी के 75 वर्ष में आदरणीय सुभाष यादव ने इस इलाके में मानवा लिगाड़ में एक ऐतिहासिक काम किया है। साथ ही साथ हमारे जितने जनप्रतिनिधि जितना बना किया, लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है उससे हम ऐतिहासिक काम करेंगे। और जो युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, पलायन है और व्यापारी परेशान है, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर हम काम करने वाले आने वाले समय में, इसलिए हम पे विश्वास करेंगे। तो ये थे हमारे बीच पुरलाल जी खरते, जिन्हें कांग्रेस ने अपना खरगोन लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए काफ़ी संघर्षमय जीवन के बारे में पूरी जानकारी दी, भावुक भी हुए अपने गुरु को याद करते हुए। समाज को लेके जो उनके मन में पीड़ा है उसको भी उन्होंने जाहिर किया। लोकसभा चुनाव को लेके उनकी क्या रणनीति है, क्या उद्देश्य है, वो हम आगे आपको उनसे और रूबरू करके बताते रहेंगे। मगर फिलहाल वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए, काफ़ी जोश और उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया और पुरलाल जी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दिए। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।